friends, Namaskar. Welcome to all of you to my YouTube channel CA Rohit Kaushik. Friends, hope you all will be well. And friends, today I am here with you to start lecture number 5 for class 12. और लेक्चर नंबर 5 में जो हम करेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, जिसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, सैलरी एंड कमीशन. बट मैं आपको कमीशन ही करवाऊंगा, सैलरी में कुछ कैलकुलेशन करने का नहीं होता. ओके फ्रेंड्स, तो कमीशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले करेंगे. आफ्टर दैट मैं आपको एक मेजर कॉन्सेप्ट आज करवाऊंगा जो है, जिसका नाम है चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन. ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स मूव टू द आवर न्यू लेक्चर, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 5. तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट कमीशन. कमीशन टू द पार्टनर, ये एक्चुअल में कमीशन टू द पार्टनर है. कमीशन टू द पार्टनर, यहां पे हम पार्टनर को कमीशन देंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्टनर को जो कमीशन देते हैं वो हम दो तरीके से देंगे. एक हम देंगे सेल्स पे या प्रॉफिट पे. क्या सेल्स पे परसेंटेज होगी आपकी, लाइक 10%, 5% कमीशन होगा. वो किस पे होगा? या तो ऑन सेल्स होगा या ऑन प्रॉफिट होगा. ओके फ्रेंड्स, तो दो तरीके से हम कैलकुलेशन कमीशन की करते हैं पार्टनर्स की. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कमीशन ऑन सेल्स, तो बिल्कुल सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, आपको याद करने की आई थिंक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कमीशन इक्वल्स टू सेल्स इंटू में रेट अपॉन 100. सिंपली अगर 10 लाख मान लीजिए सेल्स है, तो कमीशन है मान लीजिए 2%, तो 10 लाख इंटू में 2/100 कर दीजिए, तो आपका कमीशन जो है कैलकुलेट हो जाएगा. तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. और जब बात करते हैं कमीशन ऑन प्रॉफिट, तो फ्रेंड्स मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ना याद दिलवाऊंगा, एक मैनेजर कमीशन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका नाम था चैप्टर का, विद एडजस्टमेंट में आपने किया होगा मैनेजर कमीशन. सर किया तो था लेकिन याद ही नहीं है, भूल गए हम तो. ओके, कोई नहीं दोस्त, अगर तेरे को याद नहीं है तो मैं तेरे को याद दिलवा देता हूं. तो मैनेजर कमीशन जिस तरीके से 11th क्लास में निकालते थे, वैसे ही सेम टू सेम हम निकालेंगे यहाँ पे क्या, पार्टनर्स का कमीशन. ठीक है, तो दो तरीके से होगा. ऑन प्रॉफिट दो सिचुएशन बनेंगी जब ऑन प्रॉफिट बोला होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इस केस में क्या होगा, कमीशन इक्वल्स टू प्रॉफिट जो आपको गिवन होगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू में रेट अपॉन 100. ओके, इसके बाद ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा. अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग, मतलब यहाँ पे बिफोर चार्जिंग, बिफोर वर्ड मिलेगा, यहाँ पे आफ्टर मिलेगा. अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है माय फ्रेंड्स, तो कमीशन कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन. सर यहाँ पे तो आफ्टर लिखो ना, गलत कर दिया आपने. नहीं मेरे दोस्त, नहीं, प्रॉफिट यहाँ पे चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, फॉर्मूले में यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन ही होगा दोनों केसेस में, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन तो हमें पता ही नहीं होगा ना दोस्त. तो प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन इनटू में रेट अपॉन 100 प्लस रेट. क्या 100 प्लस रेट. सर ये 100 प्लस रेट क्यों किया भाई? 100 प्लस रेट सबसे पहले 11th में आपने इसका लॉजिक सीखा होगा. सर हमारे टीचर ने तो सिखाया ही नहीं. तो फ्रेंड्स, इसका मैं सिंपली लॉजिक बताता हूं. ये 100 प्लस रेट करने का लॉजिक सिंपल ये है कि जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, इसमें कमीशन का एलिमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है. आ गई बात समझ में? तो इसमें एक्चुअल में तो हम इसीलिए हम क्या करते हैं, कमीशन का एलिमेंट इसमें ऐड कर देते हैं. ठीक है, आ गई मेरे दोस्त बात समझ में? तो इसीलिए प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन इनटू में रेट अपॉन 100 प्लस रेट. ऑल्दो मैं इस लॉजिक को और अच्छे से समझा सकता हूं, लेकिन फ्रेंड्स इतना रिलेवेंट आपके लिए नहीं है. 11th में ज्यादा रिलेवेंट था, तो यहां पे आप ऐसे ही कर लो. ओके, चलो देखते हैं, कभी फ्यूचर में कभी टाइम होगा तो मैं आपको इसका लॉजिक बड़े अच्छे से दे दूंगा. ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो ये तो था आपका कमीशन का पार्ट. सर क्वेश्चन करवाओगे इसके ऊपर एक? फ्रेंड्स क्वेश्चन करने को तो कर लो, लेकिन मेरी बात अगर मानो ना, तो क्वेश्चन इस पे स्पेशली एग्जाम में ना तो आता है. इसके क्वेश्चन हम करेंगे जब एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो उसके साथ इसको हम कवर करेंगे. अभी आई थिंक टाइम वेस्ट करना समझदारी नहीं है. ओके, चलो आप इसको नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके
और मैं आगे मूव कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। तो फ्रेंड्स, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन क्या होता है, अब हमें ये सीखना है आज के लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ना अपने दोस्तों को, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को एक प्यारी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। सर स्टोरी? हाँ स्टोरी मेरे भाई, स्टोरी सुन के देख, तेरे को मजा आएगा। चलो सर झेल लेते हैं आपको। अरे झेल ले भाई, दोस्ती में झेलना पड़ता है। चलो स्टोरी क्या है सुनो। मेरा एक दोस्त था, स्कूल टाइम में मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ता था, जिसका नाम था चोमू। है चोमू नाम था? हाँ मेरे दोस्त चोमू नाम था। चोमू भैया मेरे साथ पढ़ते थे। चोमू भैया मेरे साथ पढ़ते थे। कल ही हमारा रिजल्ट आया था 31 मार्च को 11th क्लास का, और हम दोनों पास हो गए। दोनों भाई पास हो गए, मैं भी पास हो गया, चोमू भी पास हो गया। आज 1 अप्रैल थी, नया साल स्टार्ट हो रहा था, 12th क्लास में आ गए थे। चोमू भैया के पापा ने चोमू भैया को बोला कि बेटा वेरी गुड, तू 11th में पास हो गया, अब तू ना 12th में पास होके दिखा दे। हालांकि ऑल दो मुझे तेरे पे भरोसा है कि तू पास नहीं होने वाला, तो फिर भी तू पास होके दिखा दे। अगर तू 12th में पास हो गया ना बेटा, मैं तेरे को ना आईफोन दिलवा के दूंगा। चोमू खुश हो गया, सच्ची पापा आईफोन? हाँ मेरे बेटा, तेरे को मिलेगा आईफोन। ठीक है, चलो सेम डे, उसी दिन चोमू भैया के पापा को पैसे की जरूरत थी बिजनेस के लिए, और पैसे जो थे 5 लाख रुपए उनके पापा को चाहिए थे। तो उनके पापा ने क्या किया, जो चोमू भैया के सामने अंकल रहते थे ना, उनसे 5 लाख रुपए उधार ले लिए 10% के ब्याज पे। कितने ब्याज पे मेरे दोस्त? 10%, 10% के ब्याज पे। तो हुआ क्या, डेज आगे बढ़ने लगे, डेज आगे बढ़ने लगे, साल बढ़ता गया, और आज मेरे दोस्त साल का आखिरी दिन आ गया, और आज ही हमारे चोमू भैया का रिजल्ट है, और आज ही अंकल का ब्याज है। और एक बुरी खबर आई चोमू भैया के पापा की तरफ से। क्या? पापा को बिजनेस में हो गया लॉस। क्या हो गया मेरे दोस्त? लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो क्या करे भाई, लॉस हो गया। चोमू के पापा का मूड था खराब, मायूस बैठे हुए थे घर पे। सामने वाले अंकल आए, बोले सर जी मेरा ब्याज दे दो, मेरा इंटरेस्ट दे दो, आपने लोन लिया था। तो चोमू भैया के पापा बोलते भाई मेरे को तो लॉस हो गया, मैं कहां से ब्याज दूंगा, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो चोमू भैया के अंकल बोलते हैं सामने वाले, नहीं सर ब्याज तो देना पड़ेगा, ये है वो है, आपको ब्याज देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपकी गर्दन पकड़ के आपको कोर्ट में घसीट ले जाऊंगा। तो चुपचाप चोमू भैया के पापा ने क्या किया, घर तिजोरी से पैसे निकाले और ब्याज दे दिया 50,000 10% के हिसाब से। किसको? चोमू भैया के सामने वाले अंकल को। अब मेरे दोस्त चोमू भैया आए। कौन आए? चोमू भैया। चोमू भैया जो है ये समझ लीजिए भगवान की कृपा हो गई, और चोमू भैया आज 33% से पास हो गए, और चोमू भैया आज 7वें आसमान में है। बस आज तो उनको कुछ दिख ही नहीं रहा, ना उसको मैं दिखा ना कोई और दिखा, उसको तो दिखता है केवल आईफोन। वो तो नाचता हुआ कूदता हुआ जा रहा है अपने घर पे, और पापा को बोल रहा है पापा पापा बस सारे काम छोड़ दो, मेरे को आईफोन दिलवा लो, आपका लाडला पास हो गया। चोमू भैया के पापा बोलते भाई देख चोमू बात ऐसी है बेटे, बिजनेस में हुआ है लॉस, तो पैसे तो है ही नहीं, मैं कहां से तेरे को फोन लाके दूंगा। तो चोमू भैया बोलते नहीं पापा देखो आपने ना वादा किया था, मैं नहीं मानूंगा, आपको दिलवाना पड़ेगा। बेटा मैं कहां से लाऊंगा, कहां मैं तो नहीं दिलवा पाऊंगा, पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। नहीं पापा मुझे कुछ नहीं पता, आपको देना पड़ेगा, आपने सामने वाले अंकल को प्यार भी तो दिया था।
बेटा वो सामने वाले अंकल से लेना पड़ेगा, मैं कहां से दूंगा। देख लो पापा, अगर आपने मेरे को आईफोन नहीं दिलवाया ना, मैं आपको कोर्ट में घसीट ले जाऊंगा। क्या बोला है, कोर्ट में घसीटेगा तुम। पापा ने क्या किया, चोमू को घुमाया, उसके फ्रंट ऑफ द बैक पे एक ऐसी लात लगाई, हमारे चोमू भैया सीधा दीवार में जाके लगे। और जब चोमू भैया घूमे ना तो आगे की 4 दांत गायब थे। समझ में आई बात। सर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी होता है बाप बाप होता है, बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए। ओके, आ गई बात समझ में। लेकिन मेरे दोस्त अब सुन, एक और मोरल है इसमें। क्या? अगर पापा के पास लॉस हुआ तो बाहर वाले अंकल उस लॉस को नहीं समझेंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता लॉस है या प्रॉफिट है, उनको पेमेंट होनी की जाएगी, पापा को पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। लेकिन चोमू भैया को जो वादा किया था वो लीगल वादा नहीं हो सकता। वो घर का बंदा है और घर के बंदे को किया हुआ वादा लीगल नहीं हो सकता। बाहर वाला अगर बोलेगा कि पैसे दे दे वरना कोर्ट ले जाऊंगा, तो पैसे दे देना पड़ेगा चुपचाप। और अगर घर वाला बोलता है पैसे दे दे नहीं तो कोर्ट जाऊंगा, तो सीधी लात लगेगी कहां पे? फ्रंट ऑफ द बैक। पता है ना? हाँ। तो फ्रेंड्स, अब यहां पे इस स्टोरी से जो मोरल मैं निकालना चाहता हूं वो सुन लो। जो खर्चा पापा ने किया, चोमू के पापा ने किया आउटसाइडर को पे करने के लिए, ऐसा खर्चा होता है चार्ज। क्या? चार्ज। तो ऐसे खर्चे जो बाहर वालों को देने हैं वो होंगे चार्ज, और वो खर्चे जो घर वालों को देने हैं वो खर्चे होंगे मेरे दोस्त क्या? एप्रोप्रिएशन। क्या बोलेंगे उसको? एप्रोप्रिएशन। अब एक काम करते हैं, इस कहानी को चोमू के घर से उठाते हैं और एक बिजनेस में लेके आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एबी एंड कंपनी मान लीजिए कोई फर्म है, एबी एसोसिएट्स मान लीजिए कोई फर्म है फ्रेंड्स। 2 पार्टनर है ए और बी। ओके, तो फर्म अगर कुछ भी इनको पे करेगी, ये घर के बंदे हैं, तो कुछ भी जो इनको पे करना है उसको बोलेंगे एप्रोप्रिएशन। क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएशन। और अगर ये फर्म आउटसाइडर को, किसको? आउटसाइडर को कुछ भी पे करेगी तो इसको बोलेंगे क्या? चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चार्ज क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है। एक बार अगर आप ये स्टोरी है आई थिंक नोट करना हो कर लो, अदरवाइज जरूरत तो नहीं है, और मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा लिखूंगा इसके रिगार्डिंग। तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या है? चार्ज जो खर्चे आउटसाइडर को पे करने हैं वो चार्ज है, जो घर वालों को पे करने हैं, अपने बिजनेस में अपने ओनर्स को, प्रोप्राइटर को, पार्टनर्स को पे करने हैं, वो क्या है? एप्रोप्रिएशन है। मेरी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। और चार्ज का रूल क्या होता है? चार्ज का रूल क्या है कि खर्चे चाहे लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो, आपको चार्ज वाले खर्चे पे करने पड़ेंगे। और एप्रोप्रिएशन का रूल क्या है? प्रॉफिट होगा तो ही पे करेंगे। चोमू के पापा के बिजनेस में प्रॉफिट होता तो ही आईफोन आता, अगर चोमू के पापा के यहाँ पे लॉस होगा तो आईफोन नहीं आएगा। ओके, इसीलिए बिजनेस पार्टनर जो है बिजनेस से कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते अगर लॉस हुआ है। तो ऐसे खर्चे क्या कहलाएंगे? ऐसे खर्चे कहलाएंगे एप्रोप्रिएशन, जो केवल प्रॉफिट के केस में ही पे करने हैं, लॉस के केस में पे नहीं करने हैं। चलो मैं थोड़ा सा राइटिंग लिखवा देता हूं आपको। तो फ्रेंड्स, एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस 2 तरीके के होते हैं खर्चे, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन वो खर्चे जो कि टू बी पेड टू पार्टनर्स। चार्ज कौन से खर्चे होंगे? चार्ज होंगे टू बी पेड टू आउटसाइडर्स। सर यहां पे आपने एक एरो बना दिया, इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब भी समझाता हूं फ्रेंड्स आपको। देखिए, ऑल्दो जो भी कुछ ओनर को पे करना है वो केवल प्रॉफिट के केस में ही पे करेंगे, मतलब वे सारे खर्चे क्या है? एप्रोप्रिएशन है। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो
हम पे करते हैं ओनर को और वो चार्ज होते हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है? होता है, कुछ सिचुएशन है। चलो मैं वो सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए बिजनेस को लोन चाहिए। अगर हम किसी बाहर वाले से लोन लेने की बजाय ओनर से लोन ले लें, तो बताइए जो ओनर है लोन जो देगा वो ओनर बन के लोन देगा या आउटसाइडर बन के देगा? सर वो आउटसाइडर बन के देगा। तो इसका मतलब लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमें उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। क्यों? अगर वो लोन हम पार्टनर्स के से ना लेकर अगर किसी आउटसाइडर से लेते तो भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता। तो ऐसे पार्टनर के पास राइट है कि वो लोन क्लेम कर सकता है फर्म से इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। आगे बात समझ में? तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर जो है वो क्या है? चार्ज है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल, मान लीजिए फर्म को स्पेस चाहिए था किराए पे, तो आउटसाइडर से मांगने गए तो किराया ज्यादा मांगा, और वैसा ही स्पेस एक पार्टनर था उसके पास था, तो पार्टनर बोला कि आप मेरे से ले लीजिए, किराया कम दे देना। तो अब क्या हुआ? मान लीजिए साल के एंड में क्या हुआ? लॉस हो गया। तो बताइए जो रेंट जो देना था पार्टनर को, क्या वो रेंट देना जरूरी है या नहीं है? सर देना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी और से वो स्पेस हमने किराए पे लिया होता तो भी तो देना पड़ता। तो इसका मतलब रेंट टू द पार्टनर जो है वो देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कुछ खर्चे बिजनेस में ऐसे होते हैं जो करने तो है पार्टनर को, पे करने हैं पार्टनर को, वो चार्ज होते हैं। तो वो चार्ज होते हैं, उसके बारे में मैं लिखवा देता हूं। तो फ्रेंड्स, तो चार्ज में क्या है? टू बी पेड टू आउटसाइडर, टू बी पेड टू पार्टनर इन द कैपेसिटी ऑफ आउटसाइडर। मतलब पार्टनर को पे करने हैं लेकिन आउटसाइडर की कैपेसिटी में, और यहां पे लिखेंगे टू बी पेड टू पार्टनर्स इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। तो फ्रेंड्स आसान भाषा में बोलूं, जो खर्चे पार्टनर को पार्टनर के रूप में पे करने हैं वो क्या है? एप्रोप्रिएशन। और जो पार्टनर को आउटसाइडर मान के पे करने हैं वो है चार्ज। चार्ज वाले खर्चे देने पड़ेंगे चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। एप्रोप्रिएशन वाले केवल प्रॉफिट के केस में ही देंगे और लॉस के केस में नहीं देंगे। सर कौन कौन से खर्चे आउटसाइड जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, कौन से एप्रोप्रिएशन होते हैं? क्या आप ये लिस्ट दिखा दोगे, हमको लिखवा दोगे? फ्रेंड्स ले बिल्कुल लिखवाऊंगा, तो मेरा प्यारा भाई है ना, लिखवाऊंगा। देखो, टू बी पेड टू आउटसाइडर ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस फ्रेंड्स, 11th क्लास में जो P&L में डेबिट में जितने भी आइटम थे ना, खर्चे थे, वो सारे क्या है? चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं पार्टनर्स की, तो इसमें आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, और इसके अलावा आएगा आपका रेंट टू पार्टनर्स। मेनली आपके बुक में दो ही मिलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक, वैसे तो सारे के सारे खर्चे जो आउटसाइडर को पे करते हैं, सैलरी, कार्टेज, स्टेशनरी वगैरह वगैरह, सारे खर्चे क्या है? चार्ज होते हैं जो आउटसाइडर को पे करने हैं। लेकिन एक खर्चा जो अक्सर आपसे पूछा जाता है जिसका नाम है मैनेजर कमीशन, तो वो चार्ज होता है, इंक्लूडिंग मैनेजर कमीशन। ठीक है, और यहां पे
यहां पे क्या होगा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, और इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। जो खर्चे मेरे दोस्त चार्ज होते हैं, जो खर्चे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, वो हमेशा डेबिटेड टू P&L होते हैं। कहां डेबिट होते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फ्रेंड्स सावधान, जो खर्चे एप्रोप्रिएशन होते हैं उसके लिए ना एक नया अकाउंट बनता है, और उस नए डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये क्या होता है, ये पहले तो नहीं पढ़ा हमने कभी? यस फ्रेंड्स, आपने पहले इसको नहीं पढ़ा। तो इसमें होता क्या है, 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। यस सर, बिल्कुल पढ़ा था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट निकालते थे, और नेट प्रॉफिट को हम 11th क्लास में कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे। हाँ सर, ये भी पता है। लेकिन अब क्या है कि अब हम जो है नेट प्रॉफिट में को कैपिटल में डालने की बजाय उसको एक स्पेशल अकाउंट में भेजेंगे। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम क्या करेंगे, वहां पे पार्टनर्स को जो देना है दे देंगे पार्टनर के रूप में। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व में डालना है, वो सब कुछ जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कर देंगे, और उसके बाद सारा अमाउंट कैपिटल में चला जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। ओके, तो ये तो था आपका क्या, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। तो याद रखना, चार्ज वो खर्चे होते हैं जो डेबिटेड टू P&L होंगे, और जो टू बी पेड टू आउटसाइडर, टू बी पेड टू पार्टनर्स इन द कैपेसिटी ऑफ आउटसाइडर। पार्टनर को बाहर वालों के रूप में जो पे करना है वो भी चार्ज है। और एप्रोप्रिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होंगे, टू बी पेड टू पार्टनर्स इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर को पे करेंगे पार्टनर की कैपेसिटी में, मालिक को मालिक मानकर जो पे करना है वो सब कुछ यहां से पे होगा। और आइटम ये रहे आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, चलो, तो ये चार्ज था और ये एप्रोप्रिएशन, आप इसको नोट कीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। तो फ्रेंड्स चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने है ये रूल्स फॉर एक्सपेंसेस विच आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, जो खर्चे आपके लिए एप्रोप्रिएशन है उसके लिए कुछ रूल्स है, वो अब हमें फॉलो करने हैं क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात आप ना अभी जो आपने पीछे नोटिंग की थी वहां पे मैंने चार्ज लिखवाया था, एप्रोप्रिएशन लिखवाया था। तो आप एक काम करो, जहां पे चार्ज लिखवाया था ना वहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिख दो, और जहां पे एप्रोप्रिएशन लिखवाया था वहां पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लिख दो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब रूल्स क्या है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले खर्चों के लिए। सबसे पहले, सच एक्सपेंसेस टू बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। ये तो मैं बता चुका हूं, प्रॉफिट होगा तो ही हम ऐसे खर्चों को पे करेंगे, अदरवाइज पे नहीं करेंगे। ओके, इफ देयर इज अ लॉस, अगर कोई लॉस हुआ है तो देन नो सच एक्सपेंसेस टू बी पेड, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद इफ देयर इज प्रॉफिट बट लेस देन सच एक्सपेंसेस, मान लीजिए हमें पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, वो अमाउंट जो है वो ज्यादा है और प्रॉफिट है लेकिन कम है, तो हम क्या करेंगे, जो उनके रिस्पेक्टिव क्लेम बनेंगे, जिसकी सैलरी जितनी इसकी बनेगी, कमीशन जिसका जितना बनेगा, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, उतने ही रेशियो के अमाउंट में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल से समझाओ। अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। चलो स्पेस है, मैं यहां पे समझा देता हूं। मान लो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरीज देनी है और कमीशन देना है। पार्टनर्स को 3 चीजें देनी है, ठीक है, ओके। और उसके बाद मान लीजिए इनको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 20,000 रुपए और 10,000 सैलरी, 10,000 कमीशन, ठीक है फ्रेंड्स। इतना जो है हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर्स को देना है, ए और बी को। मान लीजिए इसमें 20,000 रुपए में से 12,000 इसको देना है, 8,000 इसको देना है। किसको? ए और बी को इंटरेस्ट देना है। 20,000 में से 12,000 ए को देना है, 20,000 में से 12,000 इंटरेस्ट ए को देना है, 20,000 में से 8,000 इंटरेस्ट बी को देना है और सैलरी देनी है मान लीजिए ए को, कमीशन देना है बी को 10,000 रुपए। तो टोटल क्लेम जो है 40,000 रुपए है। बात समझ आ रही फ्रेंड्स? ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है ना फ्रेंड्स, वो टोटल कितना है? टोटल प्रॉफिट हमारा जो है 20,000 रुपए है। कितना है फ्रेंड्स प्रॉफिट? प्रॉफिट मतलब टोटल जो हमें पेमेंट करनी है 20,000, 10,000, 10,000, 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000 सैलरी, 10,000 कमीशन। फ्रेंड्स हमें टोटल पेमेंट 40,000 रुपए करनी है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट तो केवल 20,000 रुपए है। तो क्या करें? 3 रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता चूज करना पड़ेगा। पहला रास्ता क्या? पूरी पेमेंट कर दो। क्या ऐसा करेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये खर्चे जो है एप्रोप्रिएशन है, इसीलिए। अच्छा, बिल्कुल ही पे ना करे तो सर ये भी गलत होगा, क्योंकि हमारे पास 20,000 रुपए प्रॉफिट तो है ना, उतना तो पे करेंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स। तो इसका मतलब तीसरा रास्ता क्या है? जितना प्रॉफिट है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर सही बोले हैं आप, बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसा ही करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, 20,000 रुपए अब हम इन तीनों में बांट देंगे। सर ये अब क्वेश्चन ये आता है कितना बांटे तीनों को? सर एक काम कर दो, इक्वल बांट दो, तीनों में इक्वल बांट दे क्या? सर ये गलत बात होगी अगर इक्वल बांटेंगे तो। मेरे दोस्त सही बोल रहे हैं आप, अगर 20,000 को तीनों में इक्वल बांटेंगे तो गलत होगा। तो कैसे बांटे सर? जिस रेशो में, एक काम कर देते हैं, 20,000, 10,000, 10,000, इनका रेशो बना लो तीनों का। 20,000, 10,000, 10,000 तीनों का रेशो बना लो। देखा जाए तो 1 पार्ट ये है, 1 पार्ट ये है और ये डबल है, ये 2 पार्ट है। तो 2:1:1 का रेशियो बन गया। क्या बन गया? 2:1:1 का। तो हम एक काम करेंगे, 20,000 रुपए जो है हम 2:1:1 के रेशियो में बांट देंगे। देखो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, हमें टोटल 40,000 रुपए बांटने हैं। कितने बांटने हैं? 40,000, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितना अमाउंट है? हमारे पास 20,000 बांटने का है। 40,000 बांटने थे, 20, 10, 10। अब इसका आधा अमाउंट है 20,000, तो आधा बांट दो जैसे इसको बांटना था। अब क्या करेंगे? 2:1:1 का रेशियो है ना, उसमें बांट दीजिए। तो ये आपका देखा जाए तो अगर 20,000 को 2:1:1 में करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा और ये 5,000 हो जाएगा। सीधी सी बात है, पेमेंट जो करनी थी उससे आधा अमाउंट हो गया प्रॉफिट का, तो इनको भी आधी पेमेंट कर देंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सर अब ए और बी में इंटरेस्ट कैसे बांटेंगे? फ्रेंड्स, ए और बी में जो इंटरेस्ट बांटेंगे ना, वो उनके आपस का क्लेम का रेशियो जो है 12,000, 8,000। तो 20,000 जो बटना था, 12,000 इसको, 8,000 इसको। अब 10,000 कैसे बटेगा? इनका रेशियो बना लो। अब 12 और 8 का रेशियो बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? 3:2। ओके फ्रेंड्स, तो 10,000 को ए और बी में बांट दो 3:2 के रेशियो में। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 6,000। ए को मिलेगा 6,000, बी को मिलेगा 4,000। तो फ्रेंड्स ऐसे हम बांटेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर प्रॉफिट कम है, एक्सपेंसेस जो एप्रोप्रिएशन है वो ज्यादा है, तो उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर थोड़ा सा कम समझ में आया है फ्रेंड्स, एक प्रॉपर क्वेश्चन इस पे करवाऊंगा मैं आपको। अभी के लिए आप इसको नोट कर लो जो मैंने लिखवाया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, इसके बाद लास्ट में, इफ क्वेश्चन एज्यूम एनी ऑफ द आइटम एक्सपेंस
ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो एप्रोप्रिएशन है, ओके, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है उसको चार्ज मानो। सैलरी टू पार्टनर होता तो है एप्रोप्रिएशन, लेकिन क्वेश्चन बोलता है उसको चार्ज मानो। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन से बहस मत करने लग जाना, क्वेश्चन को बोलना आप तो हमारे देवता हैं देवता, आपने जो बोला वो हम करेंगे, जो हुक्म मेरे आका, ऐसे बोल के क्वेश्चन ने जो बोला वो कर देना। बोले तो अगर क्वेश्चन बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये चार्ज है तो चार्ज ही मान लेंगे, और चार्ज वाले खर्चे डेबिट करेंगे P&L में, एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे डेबिट करेंगे कहां पे? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो फ्रेंड्स ये रूल थे, ओके, आप नोट कीजिए, और इस एग्जांपल को भी चाहो तो आप नोट कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो इसको आप नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो नोट इट डाउन, आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपके सामने है फॉर्मेट्स। किसके फॉर्मेट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप 12th में पढ़ने जा रहे हैं। ऑल्दो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप 11th में कर चुके हैं, फिर भी मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग दिलवाने के लिए मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी दे दिया। और उसके अलावा आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को देखते हैं। आपको याद होगा ग्रॉस प्रॉफिट सबसे ऊपर होता है, उसमें फिर इनडायरेक्ट इनकम्स अगर कोई है वो ऐड हो जाती है, बोलो हाँ या ना। इनडायरेक्ट इनकम्स कुछ भी, जैसे कमीशन आ गया बिजनेस में आउटसाइड से, रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, अगर कोई बेड डेट्स हुआ है बेड डेट से रिकवरी होगी, बेड डेट रिकवर्ड आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, या अदर कोई मिसलेनियस इनकम आई है, वो सब कुछ यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। इसके अलावा आउटसाइडर को जो खर्चे करने हैं, आपको पता होगा 11th क्लास में सारे डेबिट साइड जो P&L में थे वो सारे खर्चे यहाँ पे आएंगे। हाँ, यहाँ पे P&L में आने वाले 3 इंपोर्टेंट खर्चे कौन कौन से हैं इस चैप्टर के लिए? मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर, ये 3 आइटम जो है वो P&L में जाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो ये आपके 3 खर्चे आपको क्वेश्चन में भी गिवन होंगे फ्रेंड्स, ये 3 खर्चे आपको क्वेश्चन में भी गिवन होंगे। तो आप क्या करेंगे? सर क्या इसके लिए फिर हमें P&L बनाना पड़ेगा? फ्रेंड्स P&L बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉट इन सिलेबस। आप एक काम करना, इसकी कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में करके दिखा सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इसके बाद मेन आपका है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है? यहां से जो नेट प्रॉफिट कमाया वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। जैसे ग्रोस प्रॉफिट ट्रेडिंग से P&L में आता था, ऐसे ही P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट आ गया। पार्टनर ने अगर कोई ड्राइंग की है तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट उससे चार्ज कर लेंगे, और वो जो अमाउंट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और पहले जो बाकी जो पैसा बच गया, सरप्लस अमाउंट जिसको बोलेंगे, वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, और वो अमाउंट हम कैपिटल में एट लास्ट ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रूल को मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं। इसमें केवल जो खर्चे पे करेंगे केवल प्रॉफिट के केस में पे करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो कुछ भी पे नहीं करेंगे। प्रॉफिट कम है तो इनका जो अमाउंट जो क्लेम बनता है उसी रेशियो में उसको डिवाइड कर देंगे, और दैट्स इट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट्स है। आप इसको लर्न कर ले, नोट कर ले पहले, और फिर बाद में इसको लर्न करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नोट करें, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट एग्जांपल जो है 4, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे। एग्जांपल नंबर 4 जो है
वो आपका चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन पे है। आपको करना क्या है देखते हैं, आओ चलो। A and B were partners sharing profits in the ratio of 3:2। A और B दो पार्टनर है एक बिजनेस एक फर्म में, ठीक है, और प्रॉफिट को बांटते हैं 3:2 के रेशियो में, ठीक है फ्रेंड्स। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न ₹2 लाख बिफोर कंसीडरिंग द फॉलोइंग, मतलब इन क्लाउजेस को कंसीडर किए बिना फर्म ने 2 लाख रुपए कमाए हैं। मतलब अभी ये सब कुछ एडजस्ट करना बाकी है, सब कुछ देना बाकी है इस प्रॉफिट में से, ठीक है फ्रेंड्स। चलो कोई बात नहीं, अब क्या क्या है देखते हैं, किस किस को कंसीडर करना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। क्या देना है 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कैपिटल्स ए की 3 लाख रुपए, बी की 2 लाख रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% देना है। ड्रॉइंग ए की 50,000 है, सॉरी लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देते नहीं लेते हैं। तो ड्रॉइंग्स कितनी है 50,000 ए की, बी की 30,000, तो 5% का ड्रॉइंग पे हमें क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन है ए का, ए ने लोन दिया है फर्म को तो उस पे इंटरेस्ट है 10%। ए का लोन है 2 लाख रुपए, कुछ पैसा 20,000 रुपए हम ट्रांसफर करेंगे रिजर्व में। बी को सैलरी देनी है 24,000 रुपए, कमीशन देना है ए को 20,000 रुपए और मैनेजर को कमीशन देना है 10,000 रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को 2 लाख का जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो हमेशा याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करना होगा। आसान भाषा में बोलूं, एग्जाम में कभी भी शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऐसा लिखा आ जाए तो आप P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करें, जो भी आइटम्स आपको गिवन है उसमें से जो एप्रोप्रिएशन है उनको मार्क कर लीजिए। कौन कौन से आइटम है जो P&L एप्रोप्रिएशन में जाने वाले हैं। सर एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन नहीं सर ये आउटसाइडर को पे करते हैं, पार्टनर को पे करते हैं आउटसाइडर की कैपेसिटी में, तो ये नहीं जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व यस सर ये जाएगा। बी को सैलरी देंगे ये भी जाएगा, कमीशन देंगे ए को ये भी जाएगा। ये सारे आइटम कौन से हैं जो हम आउटसाइडर को देते हैं, पार्टनर को देते हैं आउटसाइडर पार्टनर के रूप में, ये वो आइटम है पांचों, ठीक है ना। मैनेजर कमीशन सर ये तो आउटसाइडर को ही देंगे ना, तो ये भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 आइटम और ये 3 आइटम तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाने वाले हैं। इसके अलावा जो पेमेंट करनी है मैनेजर की कमीशन की और इंटरेस्ट ऑन एज लोन, वो हम कहां से करेंगे सर, वो हम P&L अकाउंट से करेंगे। लेकिन P&L अकाउंट तो सिलेबस में है ही नहीं, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो सर आपने ना बताया था वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर देंगे, वेरी गुड। और मेरे दोस्त एक बात और बता देता हूं, अगर तुमने P&L अकाउंट भी बना दिया ना तो घबराइए मत, गलत नहीं होगा, चलेगा वो भी, ठीक है ना। पर कोशिश करके उसको भी वर्किंग नोट में बनाइए, ठीक है। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं हमारा कहां पे, वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट 1 फ्रेंड्स, वर्किंग नोट 1 हमेशा जो आपका मेन सॉल्यूशन है उसके नीचे करना, बिकॉज मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है तो मैं दैट्स वाई इसको क्या कर रहा हूं, साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। तो प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना फ्रेंड्स, 2 लाख रुपीज, 2 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे 2 आइटम जो चार्ज हैं, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए का लोन कितना था मेरे दोस्त, ए का लोन था सर 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 10%, तो कितना हो गया 20,000 रुपए। बड़े अच्छे बच्चे हो गया। चलो जी चलो, वेरी गुड। इसके बाद मैनेजर्स कमीशन माइनस करेंगे, इसमें से क्या, इसमें से माइनस करेंगे मैनेजर्स कमीशन, कितना है 10,000। तो ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। क्या आ गया मेरे दोस्त, नेट प्रॉफिट कितना आया, ये 1,70,000।
अब ये जो नेट प्रॉफिट 1,70,000 है, इसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं पता है? हाँ सर पता है। तो यहां पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लिख देंगे ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। बड़े ही अच्छे बच्चे हो। कितना अमाउंट है ये? 1,70,000। और अब क्या करेंगे? जो रिमेनिंग जो आइटम्स है P&L एप्रोप्रिएशन में जाने वाले, उनको कैलकुलेट कर देंगे। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फ्रेंड्स मैं कैप लिख रहा हूं, समझ जाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? ए का और बी का। ए का इंटरेस्ट कितना है? 3 लाख का 10%। 3 लाख का 10% 30,000। वेरी गुड। बी का कितना है? 2 लाख का 10% 20,000। सर इतना आसान होता है क्या ये? अरे बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। चलो जी चलो। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 5%। तो 5 लाख का कितना परसेंट? 5%। चलिए कितना होगा 5 लाख का 5%? एक काम करो, इसको भी 10 ही कर दो यार अभी के लिए, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है ना? अभी के लिए 10 कर लो। चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या क्या है? ए और बी। पहले ए का इंटरेस्ट निकालते हैं। सर 50,000 ए की ड्रॉइंग है और 10% इंटरेस्ट है, तो कितना इंटरेस्ट हो गया? 5,000। कितना इंटरेस्ट हो गया मेरे दोस्त? 5,000। बी का देखते हैं। 30,000 ड्रॉइंग है, 10% रेट है, तो कितना हो गया? 3,000। सर बिल्कुल आसान है ये तो, ठीक है फ्रेंड्स। ए की ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कितना आया? 5,000। बी की ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कितना आया? 3,000। ओके, लेकिन सर एक बात बोलूं, ये जो अमाउंट आपने निकाला है ना, ये गलत है। सर ये गलत कैसे है? बिल्कुल सिंपल सा तो है। 50,000 का 10% 5,000, 30,000 का 10% 3,000, तो गलत कैसे हो गया? फ्रेंड्स ये गलत है, कुछ भूल रहे हैं आप। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट करवाया था, वहां पे एक बात बताई थी, याद करो। सर याद आप करवा दोगे तो अच्छा रहेगा, हम तो भूल जाते हैं ना। शॉर्ट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है ना हमको। कोई नहीं मेरे दोस्त, चिंता मत कर, मैं बताता हूं। याद है मैंने आपको लिखवाया था, अगर क्वेश्चन ने बोला है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर या ड्राइंग का केवल एक अमाउंट दे दे, तो हम मानते हैं कि मिड ऑफ द ईयर में ड्राइंग की गई है और उसमें जो एवरेज पीरियड लेंगे 6 मंथ। क्या लेंगे? 6 मंथ। हाँ सर अब याद आ गया, याद आ गया ना। अगर याद फिर भी ना आया हो ना मेरे प्यारे दोस्त, तो एक काम कर, वो नोटिंग दोबारा खोल और वहां पे जाके देख, तेरे को समझ में आ जाएगा। याद रखियो हमेशा क्या? ड्राइंग का अगर आपको सिंगल अमाउंट दे रखा है या ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। क्या? अगर यहाँ पे पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, अगर ये रेट पे पर एनम नहीं है ना, तो 6/12 मत करियो, ठीक है ना? फिर रहने दियो उसको, ठीक है? उसको फिर हम इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड मानते हैं, ठीक है? तो पर एनम भी है और सिंगल अमाउंट है। तो अब क्या करेंगे भाई, बताएगा तू मेरे को? चलो कैलकुलेट करते हैं। ए का 50,000 इंटू में 10/100 इंटू में 6/12, तो 2,500। बी का निकालते हैं 30,000 10/100 इंटू में 6/12, तो ये कितना आ गया? 1,500। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ सर समझ में तो आ गया अच्छे से। चलो उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या? ये हो गया, ये हो गया, ये तो हमारा हो चुका है वर्किंग नोट में। ट्रांसफर टू रिजर्व, तो टू रिजर्व इसको आखिरी में, चलो कोई नहीं, टू ट्रांसफर टू रिजर्व कितना? 20,000। ओके, इसके बाद क्या है? बी सैलरी। हाँ जी फ्रेंड्स, बी की सैलरी पे करेंगे, तो यहां पे आएगा टू बी सैलरी। कितना आएगा? 24,000। चलो उसके बाद ए को कमीशन देंगे, टू एज कमीशन
कितना है मेरे दोस्त? ए का कमीशन है 20,000 रुपए, ठीक है। मतलब 1,70,000 हमारा प्रॉफिट आ गया था वर्किंग नोट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट किया 2,500, 1,500 ए और बी का। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सपेंस किए जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 30, बी का 20, 50,000 रुपए। फिर रिजर्व में ट्रांसफर किए 20,000 रुपए। बी को सैलरी दी 24,000, ए को कमीशन दिया 20,000। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब एक काम करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा है। टोटल करो, ये आ गया आपका 1,74,000। इसमें से माइनस करेंगे 70, 90 और ये हो गया आपका 90, 114, 60,000 आपका प्रॉफिट आ गया। 174 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए's कैपिटल, बी's कैपिटल। 60,000 जो है दोस्त, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारे पास आखिरी में डिविजिबल प्रॉफिट बचा हुआ है। अब इस 60,000 को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो कर दे, तो ये आएगा 60,000 इंटू में 3/5। तो ये आएगा 60,000 इंटू 3/5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 36,000 और ये बी का हो जाएगा 24,000। सो ये कैलकुलेट कैसे किया, क्या थोड़ी हेल्प कर सकते हो हमारी? हाँ फ्रेंड, हेल्प तो कर दूंगा, स्पेस की प्रॉब्लम है। मैं इसको यहां पे कैलकुलेट कर दूंगा, अगर आप देखो यहीं पे कैलकुलेट कर दूंगा। ये 60,000 इंटू में 3/5, 3/2 का रेशियो ना दोस्त, तो दोनों के अकाउंट में टोटल करके 3 और 2 5 होता है ना, तो 5 3 के नीचे ले आओ, 5 2 के नीचे ले आओ, तो 3/5 इंटू में 60,000, 60,000, तो आपका 36,000 आएगा कैलकुलेट करके। ऐसे ही 60,000 में प्रॉफिट है इंटू में 2/5, तो कितना आएगा? 24,000। तो फ्रेंड्स ये आपका आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। सर 1-2 क्वेश्चन आप हमें भी दे दो ऐसे करने के लिए। मेरे दोस्त बिल्कुल दूंगा, तू एक काम कर, इसको नोट कर ले एक बार, ठीक है? उसके बाद में तेरे को 2 ऐसे क्वेश्चन घर पे करने के लिए दे देता हूं, ठीक है? प्रैक्टिस कर, तू ले मजे ले जिंदगी के, ठीक है? चलो ये आपका वर्किंग नोट पार्ट है, मैं इसको सर्कल में डाल देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है? चलो नोट इट डाउन, फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन, जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। प्लीज इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन इसके बाद मैं आपको और दूंगा। अब 2 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए जो है घर पे करेंगे, ठीक है? प्लीज नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स ये है आपका सेकंड क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आप इसको नोट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आज हम इतना ही करेंगे और रिमेनिंग जो पार्ट है अगली क्लास में करेंगे। अगर मैं बोलूं तो अगली क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करेंगे 4 या 5, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप ये 2 क्वेश्चन करके लाए और मिलते हैं फिर अगली क्लास में फ्रेंड्स। ओके, हैव अ ग्रेट लक और बाय। और नोट कर ले इस क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं और ध्यान रहे इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर क्वेश्चन के आंसर गलत होंगे तो दोनों क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स? चलो आज के लिए अगेन बाय। तेरी आहट वो पहचाने, दिल में है क्या वो सब जाने। तेरा चेहरा वो पढ़ लेगी, तेरा हर दर्द समझेगी। तुझे देख कर है जिंदा, तुझ में है जिसका जहां। वो है माँ, वो है माँ, वो है माँ।
तेरी माँ। अब हमारे यहाँ इनका ख्याल रखने के लिए तो कोई है नहीं। मैं और मेरी मिसेस दोनों ही काम पे निकल जाते हैं सुबह ही। क्या करें? आप ख्याल रखिएगा इनका, हम आते रहेंगे मिलने। चलता हूँ मैं। एक बार देख तो लो मेरी तरफ, जा रहा हूँ मैं। ध्यान रखियो अपना। ये चीज मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाला। हाँ, चाय पियेंगे माता जी? इस मामले में थोड़ा सा सुबह उठते ही मेरे बेटे को अदरक वाली चाय चाहिए, और वो भी मेरे हाथ की बनाई हुई, और किसी की पसंद नहीं। पता नहीं अब क्या करता होगा। फोन करके देखो, शायद बात हो जाएगी मेरे बेटे से। किया था माँ जी, उठाया नहीं। बिजी रहता है ना, हफ्ता हफ्ता बाहर गाँव रहता है। खाने का नहीं, पीने का नहीं, सारा दिन काम 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 बस। चीज बहुत पसंद है उसको। पिज्जा का तो बड़ा शौकीन है पहले से। बेटे का फोन आया? नहीं माँ जी। आपने जो सुंदर सुंदर कुर्तियां बनाई है ना, उसके लिए। माँ, ये पिज्जा तूने ऑर्डर किया ना मेरे लिए? मुझे पसंद है ना। तेरी आहट वो पहचाने, दिल में है क्या वो सब जाने। तेरा चेहरा वो पढ़ लेगी, तेरा हर दर्द समझेगी। तुझे देख कर है जिंदा, तुझ में है जिसका जहां। वो है माँ, वो है माँ, वो है माँ, तेरी माँ। एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। और जब मृदंग बजाता तो एक बकरी का बच्चा वहां रोज आके खड़ा हो जाता। एक दिन सर ये कैमरे जो भी है बंद कर दें प्लीज, फॉर गॉड सेक। बकरी का बच्चा वहां खड़ा हो जाता आके, तो मृदंग जो बजाता था संगीतकार, उसने उस मेमने से एक दिन पूछ लिया कि यार तुझे क्या मेरा सुर, मेरी ताल, मेरी लय बहुत अच्छी लगती है जो तू रोज यहां चला आता है। वो बोला मैं नहीं जानता कि आप क्या बजाते हैं, न मुझे सुर की समझ, न ताल की समझ, न लय की समझ। मैं तो बस इतना जानता हूं कि इस ढोलक पे, इस मृदंग पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे मां के बदन से आया है।
क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं।